जय हिंद। आज के क्लास में हम लोग सोशल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण सवाल को कवर करने वाले हैं और ये जितने भी सारे सवाल हैं ये आपके एग्जाम से रिलेटेड है, यानी कि बिहार डीएलएड परीक्षा में ये सारे सवाल जो है पूछा जाता है। और जितने भी क्लास हम आपको करा रहे हैं अभी फिलहाल, तो सारे प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन रिलेटेड रहता है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को अटेम्प्ट करना है और क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और याद करते जाना है, क्योंकि आपका परीक्षा जो है अब बिल्कुल नज़दीक है। और साथ ही फ्रेंड्स देखिए कि अभी जो एक नोटिस जारी हुआ है और आपके डीएलएड का जो एडमिट कार्ड है, डमी एडमिट कार्ड के बारे में ये नोटिस जारी हुआ है। और उसमें से आप जो है यहाँ से आप डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड करके देख सकते हैं कि आपके जो फॉर्म भरने में कोई त्रुटि हो गया है या कुछ प्रॉब्लम हो गया है, तो वहाँ से आप सुधार कर सकते हैं। यानी कि आपको एक मौका दिया गया अपना सुधार करने का। तो आप उसमें लिंक दे दिया गया है, लिंक पे जाइए, खोलिए और वहाँ से जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड करके और जो भी गलतियां हुई है उसको सुधार कर सकते हैं। ये आपके लिए एक अच्छा मौका दिया गया है। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको मेरे क्लास का नोटिफिकेशन जाए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे क्लास को आप अटेंड कर सके और एक एक क्वेश्चन को आप जो है ध्यानपूर्वक देख सके। साथ ही साथ मैं टेलीग्राम पर पीडीएफ भी उपलब्ध करा देता हूं, तो टेलीग्राम से जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जाइए और टेलीग्राम से जुड़िए। और क्योंकि पीडीएफ सारा क्लास का जो पीडीएफ है वहां मैं प्रोवाइड कर देता हूं, तो जल्दी से जल्दी जाइए। और आपको सारे प्रश्न को ध्यान से देखना है और कमेंट भी करना है कि आपने इस क्लास में कितना क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है और आपका स्कोर कितना रहा। तो सो फ्रेंड चलिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं कि पहला क्वेश्चन है कि वर्ष 1975 में भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है। यानी कि वर्ष 1975 में भारतीय राजनीति में कौन सी ऐसी घटना घटी जो कि जो है ये खास बन गया। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिया गया है, यानी कि इस वर्ष आम चुनाव हुए थे, या इस वर्ष जो है श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, या देश के अंदर आपात लागू हुआ था, या जनता पार्टी की सरकार बनी थी। तो आपको इनमें से बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें जो है देश के अंदर जो है इसमें आपातकाल लागू हुआ था, यानी कि 1975 में जो है ये आपात लागू हुआ था। और फ्रेंड्स आपको मालूम होगा कि देश के अंदर जो आपातकाल लागू हुआ है अभी तक में 3 बार लगा है, और जो सबसे पहला आपातकाल लागू हुआ था वो 1962 ईस्वी में आपका पहला आपात लागू हुआ था। और उसके बाद जो है 1971 में जो है दूसरा आपात लागू हुआ था, और तीसरा आपातकाल जो है 1975 में लागू हुआ था। तो इस तरह से 1975 में ये आपातकाल लागू हुआ था, इसलिए जो है ये महत्वपूर्ण माना जाता है। अगला फ्रेंड्स क्वेश्चन देखिए कि भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ था। यानी कि लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जो भी सत्ता शासन में है उनके विरुद्ध जो लोगों का आक्रोश पैदा हुआ था, यानी कि सरकार कुछ काम नहीं कर रहे थे, तो इसलिए जो है लोगों का शासन के विरुद्ध जो आक्रोश हुआ था ये कौन से दशक में चालू हुआ था। तो आपके सामने सिंपल सी चार ऑप्शन दिया गया है और इसको ध्यान से देखेंगे और साथ ही साथ मैं जो आंसर बता रहा हूं उसको याद करते जाएंगे, ताकि आपको दिमाग में जो है टोटल क्वेश्चन को सेट हो जाए और इससे ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को आप अटेंड कीजिए। और साथ ही यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही टेलीग्राम के से जो भी जुड़ जाइए। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से डायरेक्ट जो है टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, क्योंकि सारे क्लास का जो है पीडीएफ वहां प्रोवाइड किया जाता है। तो आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा कि जो है 1970 के दशक में जो है विद्रोह हुआ था। अगला सवाल देखिए कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था। बताना है आपको बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जो है किसने किया था। तो मोरारजी देसाई, नीतीश कुमार, इंदिरा गांधी या जयप्रकाश नारायण। तो सारे क्वेश्चन को भी आपको ध्यान से देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, राइट आंसर हो जाएगा ये जयप्रकाश आंदोलन, जयप्रकाश नारायण। और इसको जेपी आंदोलन का नाम दिया गया था, यानी कि जेपी आंदोलन के नाम से जो है सुविख्यात हो गया था। इन जयप्रकाश नारायण द्वारा जो है पूरे देश में एक आंदोलन चलाया गया था।
तो अगला सवाल देखिए कि भारत में हुए 1977 में आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था। 1977 में जो आम चुनाव हुआ था उसमें किस पार्टी को जो है बहुमत साबित हुआ था, यानी सबसे ज़्यादा बहुमत मिला था। तो आपके सामने ऑप्शन है कांग्रेस पार्टी, जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी या किसी भी पार्टी को नहीं मिला था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें जनता पार्टी को जो है मिला था। अगला सवाल देखिए कि चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिया गया है। चिपको आंदोलन है ये किससे संबंधित है। तो ये चिपको आंदोलन आपको मालूम होगा ये उत्तराखंड में ये सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा ये चालू किया गया था। तो ये चिपको आंदोलन पेड़ को काटने से बचाने के लिए जो है यहाँ ये लागू किया गया था। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन के मुताबिक जो दिया गया है इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ये 5 का डी कांग्रेस पार्टी के विरोध से हो जाएगा, क्योंकि उस समय वहाँ के सरकार द्वारा एक अंगूर के पेड़ को काटने की अनुमति जो है इसमें दिया गया, माने कि मांग रहा था, खेती करने के लिए लोग मांग रहे थे, तो इसलिए वहाँ नहीं दिया गया था। और जो है प्राइवेट लोगों को जो है वहाँ के बाग को काट करके और जो है फैक्ट्री लगाने के लिए दिया जा रहा था। तो इसका विरोध लोगों ने किया और जो इनमें आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि इससे संबंधित नहीं था, कांग्रेस पार्टी के संबंध से विरोध नहीं था और इसमें से ये सारे जो है उससे संबंधित थे। अगला सवाल देखिए कि दलित पैंथर्स के कार्यक्रम निम्नलिखित में से कौन से संबंधित नहीं है। इसमें जो दलित पैंथर्स एक जो संस्था बनाया था उनका जो कार्यक्रम था इसमें किससे संबंधित नहीं था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये दलित सेना का गठन से संबंधित नहीं था। अगला सवाल देखिए कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे, यानी कि भारतीय किसान यूनियन का जो नेता है ये कौन थे। तो आपके सामने चार ऑप्शन है और सारे ऑप्शन को ध्यान से देखना है। तो आपके सामने है मोरारजी देसाई, जयप्रकाश नारायण, महेंद्र सिंह टिकैत और चौधरी चरण सिंह। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये महेंद्र सिंह टिकैत जो थे ये किसान यूनियन के जो है ये नेता थे। अगला सवाल देखिए कि ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया था। ताड़ी, जो ताड़ी ताड़ से द्वारा या खजूर से जो निकाला जाता है, एक तरह से ये वृक्ष का एक जूस के तरह से माना जाता है। तो इसका विरोध जो है कहाँ किया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आंध्र प्रदेश में जो है इसका विरोध किया गया था। अगला सवाल देखिए कि नर्मदा नदी घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है। नर्मदा नदी घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है। तो आपके सामने ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश एवं पंजाब और गुजरात, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश। आप बताइए कि इसमें क्या आंसर हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर जो है इसमें है कि ये गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से संबंधित है, यानी कि नर्मदा घाटी परियोजना यहाँ से संबंधित है। अगला सवाल देखिए कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत जो है ये कहाँ से हुई है। सूचना का अधिकार आंदोलन जो है ये कहाँ से हुआ है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये राजस्थान से है। तो सूचना के अधिकार में हम किसी भी सूचना से किसी सरकार से हम मांग सकते हैं। यदि आपने कहीं भी कोई आवेदन दिया है या कोई किसी सरकारी योजना के आपके बारे में जानना चाहते हैं तो आप सरकार से सूचना के अधिकार से उसके बारे में आरटीआई ले सकते हैं, यानी मांग सकते हैं। तो इसको शॉर्ट में आरटीआई भी कहा जाता है। तो इसमें जो है इसे मांग सकते हैं। अगला सवाल देखिए कि सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना था, यानी कि इसका कानून कब पारित हुआ था, कब बना था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये 2005 में जो है सूचना का अधिकार कानून जो है चलन में आया है। अगला सवाल देखिए कि नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी कि नेपाल में जो सप्तदलीय 7 दलों का जो गठबंधन है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिया गया है। राजा को देश छोड़ने पर मजबूर करना, लोकतंत्र की स्थापना करना, या भारत नेपाल के बीच संबंधों को और बेहतर बनाना, या सर्वदलीय सरकार की स्थापना करना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जो है लोकतंत्र की स्थापना करना, ये राइट आंसर है। और सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और याद करते जाना है ताकि आपको जो है परीक्षा में जो है सही आपको सहायता मिल सके। अगला सवाल देखिए कि बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या थे, यानी बोलीविया में जो जनसंघर्ष हुआ था उसका मुख्य कारक क्या था। पानी की कीमत में वृद्धि, या खाद्यान्न की कीमत में वृद्धि, या पेट्रोल की कीमत में वृद्धि, या जीवन रक्षक दवाओं की कीमत में वृद्धि।
तो आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा ये पानी की कीमत में वृद्धि, यानी कि पानी का मूल्य का जो है वहाँ बढ़ा दिया गया था, इसलिए जो है जन संघर्ष जो है हो गया था। अगला सवाल देखिए कि श्रीलंका कब आज़ाद हुआ। श्रीलंका जो है कब आज़ाद हुआ, तो आपके सामने चार ऑप्शन है, 1947 में, 1948 में, 1949 में या 1950 में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये 1948 में जो है ये आज़ाद हुआ। अगला सवाल देखिए कि राजनीतिक दल का आशय क्या है। राजनीतिक दल का आशय क्या है, यानी कि भारत में जितने भी राजनीतिक दल है उसका आशय क्या है। तो आपका सामने चार ऑप्शन है कि अफसरों के समूह से या सेनाओं के समूह से या व्यक्तियों के समूह से या किसानों के समूह से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये व्यक्तियों के समूह से जो है इसका आशय है। अगला सवाल देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्रायः सभी राजनीतिक दलों का होता है, कि जितने भी राजनीतिक दल है इनका प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो आपको बताना है। तो सबसे पहले देखिए ऑप्शन दिया गया है कि सत्ता प्राप्त करना या सरकारी पदों को प्राप्त करना या चुनाव लड़ना या इनमें से कोई नहीं। तो जितने भी राजनीतिक दल है तो इसका सबसे मुख्य जो मोटो होता है यानी फोकस होता है ये सत्ता प्राप्त करना होता है, यानी कि अपने हाथों में सत्ता रहे, अपना राजपाट अपना हो, अपना मन का मौजी हो, जो कानून बनाए वो पारित हो, जो करना देश में चाहे वो करे। एक तरह से ये सभी सरकार की अपना मंशा होता है। तो आपका ये नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी, यानी कि राजनीतिक दल जो गठित किया गया था इसका नींव सबसे पहले कौन से देश में ये जो है इसका नींव डाला गया, यानी कि वहाँ गठन हुआ। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, ब्रिटेन में, भारत में, फ्रांस में या संयुक्त राज्य अमेरिका में। आपको बताना है कि इसमें क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये ब्रिटेन में जो है राजनीतिक दलों का जो नींव रखा गया है। अगला सवाल देखिए कि निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। लोकतंत्र का प्राण किसे माना जाता है, सरकार को, न्यायपालिका को या संविधान को या राजनीतिक दल को। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये राजनीतिक दल को जो है लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। अगला सवाल देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है। राजनीतिक दल जो है कौन सा कार्य नहीं करता है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, चुनाव लड़ना, सरकारी योजनाओं का आलोचना करना या प्रकृति आपदा में राहत से या अफसरों की बहाली संबंधित कार्य से। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये अफसरों की बहाली संबंधित कार्य का जो है ये नहीं करता है। अगला सवाल देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा विचार लोकतंत्र में राजनीतिक दलों से मेल नहीं खाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विचार जो है लोकतंत्र में राजनीतिक दलों से मेल नहीं खाता है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, तो यहाँ देखिए कि ये आपका क्या आंसर हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जो है देश के विकास के लिए सरकारी नीतियों में राजनीतिक दल का बाधा उत्पन्न करता है। अगला सवाल देखिए कि किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, पाकिस्तान में, भारत में, बांग्लादेश में या ब्रिटेन में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये ब्रिटेन में बहुदलीय का जो है व्यवस्था नहीं है। अगला सवाल देखिए कि गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है, यानी कि गठबंधन का जो सरकार बनता है इसमें कौन सी दलीय व्यवस्था होती है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था या बहुदलीय व्यवस्था या उपयुक्त में से किसी में भी नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये बहुदलीय व्यवस्था हो जाएगा, यानी कि बहुत से दल मिल करके जब चुनाव लड़ता है और बहुत से दल का बहुमत आ जाता है और सरकार यदि जो बनाता है जिसका सबसे ज़्यादा बहुमत होता है वो सरकार को बनाने में सक्षम होते हैं। यानी कि आप ध्यान देंगे कि यदि कि एक तरह से मानिए कि किसी राज्य में यदि 50 सीटों पर जो है सरकार बनाने का कार्य है कि एक दल को यदि 50 सीट आ जाता है तो वो सरकार बना सकता है, और यदि वहाँ 5 दल चुनाव लड़ रहे हैं और पांचों दल को, किसी को 20 आ गया, किसी को 10 आ गया, किसी को 5 आ गया, तो एक दल को जो है पूर्ण बहुमत नहीं मिला। तो इसी व्यवस्था में जो है सारे दल मिल करके जो एक गठबंधन बनाता है और गठबंधन में जो है एक सरकार का गठन होता है, तो इसी को जो है गठबंधन की सरकार कहते हैं। अगला सवाल देखिए कि किसी भी देश में राजनीतिक अस्थायित्व के लिए निम्नलिखित में कौन से नहीं आवश्यक है। तो
तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। सभी दलों के द्वारा सरकार को रचनात्मक सहयोग देना, किसी भी ढंग से सरकार को अपदस्थ करना, या निर्णय प्रक्रिया में सरकार द्वारा सबकी सहमति लेना, या सरकार द्वारा विरोधी दलों को नज़रबंद करना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये सरकार द्वारा विरोधी दलों को नज़रबंद करना। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी चुनौती राजनीतिक दलों की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी चुनौती राजनीतिक दलों की नहीं है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। राजनीतिक दलों के भीतर समय पर संगठित चुनाव नहीं होना, या राजनीतिक दलों में युवाओं और महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलना, या राजनीतिक दलों द्वारा जनता की समस्याओं को सरकार के पास रखना, या विपरीत सिद्धांत रखने वाले राजनीतिक दलों से गठबंधन करना। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये विपरीत सिद्धांत रखने वाले राजनीतिक दलों से संगठन करना। अगला सवाल देखिए कि दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? तो दल बदल कानून किस पे लागू होता है? सांसद एवं विधायकों पर, राष्ट्रपति पर, या उपराष्ट्रपति पर, या इन उपयुक्त में से सभी पर। तो आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा कि ये सांसद एवं विधायकों पर जो है दल बदल कानून जो है ये लागू होता है, क्योंकि सांसद और विधायक जो है एक दल से दूसरे दल में छोड़ करके, चाहे राजनीतिक स्वरूप का है या फिर जो अन्य लोभ प्रलोभ के कारण से जो है एक दल से लोग दूसरे दल में चले जाते हैं, तो इसको जो है दल बदल कहा जाता है। यदि राष्ट्रपति पूरे देश में एक होता है और उपराष्ट्रपति, ये सब संवैधानिक पद है, ये जो अच्छे पद है, इसमें दल बदल की कोई नियमानुकूल नहीं होता है। इसलिए सांसद एवं विधायक का एक दल से दूसरे दल में प्रायः जाता है, यानी सत्ता सुख के लिए जो है ये जाता है, तो इसलिए इस पर जो है कानून लागू होता है। आपका आंसर ए सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि 26 नंबर सवाल देखिए कि राजनीतिक दलों की मान्यता और चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? यानी कि राजनीतिक दल, जो कोई भी राजनीतिक दल बनाया जाता है तो उसका जो है चुनाव चिन्ह जो है किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा, प्रधानमंत्री सचिवालय द्वारा, या निर्वाचन आयोग द्वारा, या संसद द्वारा। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये निर्वाचन आयोग द्वारा जो है ये जारी होता है, यानी कि इलेक्शन कमीशन द्वारा जो है ये जारी होता है कि किस राजनीतिक दल को कौन सा जो है चिन्ह दिया जाएगा। जैसे आप देश में देखे होंगे कि अभी से देश में सबसे बड़ी पार्टी भाजपा को लेकर देखेंगे तो भाजपा का चुनाव चिन्ह क्या है? तो ये कमल है। और वहीं कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? तो ये पंजा है। वहीं बहुजन समाज पार्टी का क्या है? तो ये हाथी है। और यदि अपने राज्य में देखेंगे बिहार में, तो जैसे कि जदयू का क्या है? तो तीर है। राजद का क्या है? तो लालटेन है। इस तरह से जितने भी आप चिन्ह देख रहे हैं ये इनके राजनीतिक दलों का ये चुनाव चिन्ह है। अगला सवाल देखिए कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? आपके सामने है राष्ट्रवादी कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। तो आप देखिए कि इनमें चारों में से बताइए कि इनमें से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये सी नंबर हो जाएगा ये लोक जनशक्ति पार्टी। और ये सारे जितने भी पार्टी हैं ये राष्ट्रीय पार्टी है और लोक जनशक्ति पार्टी ये क्षेत्रीय पार्टी है। यानी क्षेत्रीय पार्टी और राष्ट्रीय पार्टी से समझिए कि जिस भी पार्टी का मतलब कि सांसद और विधायक अन्य 4 से 5 राज्यों में यदि उसका हो जाता है तो वो एक तरह से राष्ट्रीय पार्टी के अंतर्गत ये जो है ये आ जाते हैं। और वहीं किसी भी पार्टी विशेष का मात्र अपने ही राज्य में जो सांसद विधायक होते हैं यानी कि उसका जो विस्तार वहीं तक होता है तो इसको क्षेत्रीय पार्टी कहा जाता है। अगला सवाल देखिए कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, 1992, 1999, 2000 और 2004। तो जनता दल यूनाइटेड का जो है गठन कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये 1999 में गठन हुआ था। और जनता दल यूनाइटेड का अभी वर्तमान में आप जानते होंगे कि ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के जो पार्टी हैं उनका ही ये जनता दल यूनाइटेड है। अगला सवाल देखिए कि भारत ने अपने गणतांत्रिक संविधान को अंगीकार कब किया है? जो संविधान को अंगीकार किया गया ये कब किया गया? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया। अगला सवाल देखिए निम्न में से किस वर्ष केंद्र में जनता पार्टी की सरकार स्थापित की हुई थी?
तो केंद्र में जो है जनता पार्टी की सरकार किस वर्ष स्थापित हुई थी? तो आपका सामने 4 ऑप्शन है, 1977, 1966, 1980 या 1989। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि 1977 में जनता पार्टी की सरकार स्थापित हुई थी। अगला सवाल देखिए कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? कांग्रेस ने, भारतीय जनता पार्टी ने, जनता दल ने या लोक जनशक्ति पार्टी ने? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये कांग्रेस द्वारा ये गरीबी हटाओ का नारा दिया था। अगला सवाल देखिए कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया या इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जयप्रकाश नारायण द्वारा संपूर्ण क्रांति का नारा दिया गया था। अगला सवाल देखिए कि फ्रेंड्स 1975 ईस्वी में दिल्ली में आयोजित सांसद मार्च का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? यानी कि सांसद मार्च जो निकाला गया था ये किनके नेतृत्व में निकाला गया था? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी या इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जयप्रकाश नारायण द्वारा जो है 1975 ईस्वी में ये दिल्ली सांसद मार्च निकाला गया था। अगला सवाल देखिए कि 12 जून 1975 ईस्वी को निम्न में से किस न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेकर इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैधानिक करार दिया गया? यानी कि 12 जून 1975 में कौन से न्यायालय के निर्णय के द्वारा जो है इंदिरा गांधी के निर्वाचन जो चुनाव जीत कर आई थे तो उनका जो है रद्द कर दिया गया था? तो आपको बताना है कौन से न्यायालय द्वारा किया गया था? इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ उच्च न्यायालय या दिल्ली उच्च न्यायालय या इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा जो है इसको अवैध करार दिया गया था। अगला सवाल देखिए कि चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से कहाँ शुरुआत हुआ था? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, बिहार में, उत्तराखंड में, पंजाब में या हरियाणा में? तो इसका जो है आंदोलन जो है उत्तराखंड में जो चिपको आंदोलन चालू हुआ था और यह है जो है सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा जो है इसको किया गया था। यानी सुंदरलाल बहुगुणा जो है चिपको आंदोलन के प्रणेता थे। अगला सवाल है, दलित पैंथर्स ने निम्नलिखित में से किस राज्य में दलितों पर बढ़ रहे अत्याचार के खिलाफ संघर्ष किया था? यानी कि दलित पैंथर्स द्वारा किस राज्य में दलित पर बढ़ रहे अत्याचार के खिलाफ संघर्ष किया था? महाराष्ट्र में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में या इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये महाराष्ट्र में जो है ये दलित पैंथर्स द्वारा बढ़ रहे अत्याचार के खिलाफ जो है संघर्ष किया था। अगला सवाल देखिए कि महेंद्र सिंह टिकैत निम्नलिखित में से किस संगठन से संबंधित है? यानी महेंद्र सिंह टिकैत जो थे ये कौन से संगठन से संबंधित हैं? भारतीय जनता पार्टी, जनता दल, भारतीय किसान यूनियन या इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जो है भारतीय किसान यूनियन के नेता थे जो है महेंद्र सिंह टिकैत। अगला सवाल देखिए कि बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ था? यानी कि बांग्लादेश का गठन कब हुआ था? तो 1951 में, 1961 में, 1971 में या 1980 में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो है ये 1971 में जो है बांग्लादेश का गठन हुआ था। अगला सवाल देखिए कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने निम्नलिखित किस मुद्दों पर असफलता पाई है? यानी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो है किन मुद्दों पर सफलता पाई है? तो राजनीतिक असमानता को समाप्त कर दिया, या लोगों के बीच टकरावों को समाप्त कर दिया, या बहुमत समूह और अल्प समूह के साथ साथ व्यवहार करता है, या समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े लोगों के बीच आर्थिक पैमाना का काम कर दिया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े लोगों के बीच जो है आर्थिक पैमाना का काम कर दिया। अगला सवाल देखिए कि इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप है, नहीं है? तो आपके सामने है कानून के समक्ष समानता, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव या उत्तरदायी शासन व्यवस्था या बहुसंख्यकों का शासन? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये बहुसंख्यकों का शासन से संबंधित था। अगला सवाल देखिए कि आज दुनिया के लगभग कितने देश में लोकतंत्र किसी न किसी रूप में विद्यमान है? यानी कि देश में कितने देश में जो है लोकतंत्र जो है अभी तक जो है अभी विद्यमान है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जो है लगभग 100 देशों में जो है लोकतंत्र कायम है अभी। अगला सवाल देखिए कि भारत में लोकतंत्र का इतिहास कितने वर्षों का है? भारत में लोकतंत्र कब से है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, 40 वर्ष, 50 वर्ष, 60 वर्ष या इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जो है 60 वर्ष से लमसम ऊपर से इसमें हो जाएगा।
अगला सवाल देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था उत्तरदायी एवं वैध है। यानी कि तानाशाही, लोकतांत्रिक या निरंकुश या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये लोकतांत्रिक हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि निम्न में से किस व्यवस्था में चुनाव नियमित रूप से होता है। कौन सी व्यवस्था में जो है चुनाव को नियमित किया जाता है, तानाशाही व्यवस्था में, लोकतांत्रिक में या गैर लोकतांत्रिक ये में, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर जो है हो जाएगा ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो है ये नियमित चुनाव होता है, यानी कि सीधे जनता द्वारा चुन करके और जो है शासक को ये नियुक्त किया जाता है। और वहीं तानाशाही में जो है तानाशाह जो रहते हैं उनके द्वारा ही खुद उनके पीढ़ी दर पीढ़ी जो बनते रहते हैं या उनके खुद के कथनानुसार जो है राजा उनके उत्तराधिकारी होंगे। लेकिन लोकतांत्रिक में जो है आपका जनता द्वारा सीधे चुन करके जो है प्रतिनिधित्व भेजेगा, उसको जो है सरकार चलाने का ये अवसर मिलेगा। अगला सवाल देखिए कि भारतीय लोकतांत्रिक शासन में 1950 से 2000 के दौरान विकास दर क्या है। यानी कि 1950 से 2000 के बीच विकास दर कितना है, 2%, 2.5%, 3.95% या 5.5%। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये 3.95% हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि सभी तानाशाही शासन में विकास की दरें क्या है। यानी कि जितने भी तानाशाही शासन अन्य देशों में है वहाँ के विकास दर कितना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये 4.42% इसमें है। अगला सवाल देखिए कि तानाशाही वाले गरीब देशों में 1950 से 2000 के दौरान विकास दरें क्या है। यानी कि जिस देश में तानाशाही शासन है वहाँ के गरीब देश में जो है कितना प्रतिशत है गरीबी है, विकास दर है 4%, 4.34%, 6% या 6.3%। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये 4.34% हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि तानाशाही व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है। यानी कि तानाशाही व्यवस्था कैसी व्यवस्था होता है। तो जनता जबरन संतुष्ट है, जनता का लोकतंत्र में रुचि नहीं है, या क और ख दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये सी नंबर हो जाएगा। यानी कि जनता को जबरन संतुष्ट किया जाता है, जबरदस्ती संतुष्ट किया जाता है, यानी कि जबरदस्ती कोई भी चीज़ को मनवाया जाता है। या जनता का लोकतंत्र में रुचि नहीं है, यानी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो है जनता का रुचि नहीं है, इसलिए जो है इसमें होता है। तो आपका राइट आंसर ये सी नंबर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि भारत में लोकतंत्र की सफलता के लिए सर्वप्रथम क्या आवश्यक है। जनता का शिक्षित होना, जनता का अशिक्षित होना, या जनता के पास धन का होना, या इनमें से कोई नहीं। यानी कि भारत में लोकतंत्र की यदि इसको सफल करना है तो इनमें सबसे मुख्य कारण क्या है, यानी कि क्या सबसे ज़्यादा आवश्यक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि सभी जनता को शिक्षित होगा, यानी कि अपने हक और अधिकार को जानेगा, तभी लोकतंत्र एक मजबूत राष्ट्र बनेगा। अगला सवाल देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो लोकतंत्र को कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, या लोकतंत्र में न्याय व विकास की दरें धीमी होती है, या क एवं ख दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये सी नंबर हो जाएगा। यानी कि लोकतंत्र में कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है और साथ ही साथ लोकतंत्र में न्याय व विकास की दरें धीमी होती है। तो इस तरह से आज के क्लास में आपको कमेंट करके बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए हैं और कितना सवाल आपका सही हुआ है। तो कमेंट करके बताइए। और साथ ही यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो भी क्लास मेरा आएगा तो आपका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे। और साथ ही साथ यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हुए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से जाइए और टेलीग्राम से जुड़िए, तो कि आपको जो है सारा पीडीएफ वहां उपलब्ध हो सकेगा और साथ ही साथ आपको तैयारी करने में जो है सहूलियत होगा। तो मिलते हैं नई जानकारी के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद।